बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौमी आमदनी किसे कहते हैं और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात, जिसमें हमने जो है वो ख़ाम कौमी पैदावार पढ़ा था। आज इसका दूसरा कंसेप्ट है वो है खालिस कौमी पैदावार। अब खालिस कौमी पैदावार किसे कहते हैं कि अगर ख़ाम कौमी पैदावार में से आप फजूती के अखराजात जो हैं वो निकाल दें तो आपके पास खालिस कौमी पैदावार बन जाएगी। मतलब खालिस वो चीज़, मतलब जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। तो जैसे ख़ाम जो है उसमें अगर मतलब वो ओरिजिनल चीज़ नहीं है, उस वो खालिस नहीं है, तो ये हमारे पास जो होगी ये खालिस कौमी पैदावार होगी। अब खालिस कौमी पैदावार क्या होता है कि अगर ख़ाम कौमी पैदावार में से आप फरसूदगी के अखराज, अब फरसूदगी के अखराजात क्या होते हैं कि जब भी आप कोई मशीनरी लेते हैं तो वो हमेशा मतलब एक जैसी नहीं रहती है। जब उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा वो टूट फूट का शिकार भी होती है, वो घिस भी रही होती है, तो उसको आप मुरम्मत करवा रहे होते हैं तो उसकी मुरम्मत पर अखराजात आते हैं। तो उन अखराजात को आप क्या कहते हैं? फरसूदगी के अखराजात। मिसाल के तौर पर आपके पास कार है, आप उसको चला रहे हैं, आप उसको एज ए टैक्सी यूज़ कर रहे हैं, उसका आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा कभी उसका इंजन ख़राब हो जाता है, कभी उसका टायर ख़राब हो जाता है, कभी उसकी कोई मुरम्मत करानी, कभी उसका एसी काम नहीं कर रहा, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? मुरम्मत के लिए उस पर अखराजात कर रहे हैं। तो वो अखराजात जो उसकी मुरम्मत पे लगा रहे हैं आप, उनको आप क्या कहेंगे? फरसूदगी के अखराजात। अगर अब खालिस कौमी पैदावार की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर खाम कौमी पैदावार में से आप फरसूदगी के अखराजात निकाल दें तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगी? खालिस कौमी पैदावार। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है खाम मुल्की पैदावार। अब खाम मुल्की पैदावार क्या होता है? नाम से जाहिर हो रहा है मुल्क की पैदावार है। खाम मुल्की पैदावार है मतलब किसी भी मुल्क के अंदरूनी ज़राए, मतलब उसमें बाहर के ममालिक से आने वाले ज़राए जो हैं वो उसमें इंक्लूड आप नहीं करेंगे, तो ये मुल्की पैदावार होगी। कि इससे मुराद होता है मुल्क के सिर्फ अंदरूनी ज़राए इस्तेमाल करके जितनी भी अशिया खिदमात एक मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? खाम मुल्की पैदावार। मतलब इसका आप अगर फॉर्मूला देखें तो आपको इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि अब खाम मुल्की पैदावार क्या होती है कि खाम कौमी पैदावार। अब खाम कौमी पैदावार में से आप बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी अगर आप माइनस कर दें तो बाकी आपके पास खाम मुल्की पैदावार बन जाती है। मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास खाम कौमी पैदावार जो है वो है 100, ठीक है, और आपको बैरून मालिक से जो आमदनी हासिल हो रही है वो है 20। अब आप किसको क्या करेंगे? तो आपके पास 80। तो 80 का मतलब क्या है कि ये आपकी खाम मुल्की पैदावार है, ठीक है। 100 आपकी खाम कौमी पैदावार थी, 20 जो है थी वो आपकी बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी थी। जब आपने खाम में से बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी जो है वो निकाल दी है तो बाकी आपके पास क्या बच गया? खाम मुल्की पैदावार, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कौमी आमदनी। अब आपने पीछे जितने भी पढ़ लिए हैं, जीएनपी पढ़ ली है, जीडीपी पढ़ ली है, एनएनपी पढ़ ली है, अब है नेशनल इनकम। कि अगर खाम कौमी पैदावार के अमल में से फरसूदगी के अखराजात निकाल दिए जाते हैं तो बाकी खालिस कौमी पैदावार आ जाती है। इसी तरह खालिस कौमी पैदावार में से आप टैक्सेस हो गए, बिला वास्ता टैक्स हो गए, कस्टम ड्यूटी होगी, एक्साइज ड्यूटी होगी, बिक्री टैक्स जिसे आप सेल टैक्स बोलते हैं, वो वगैरह शामिल होते हैं। अगर खालिस, और ये क्या होती है? खालिस कौमी पैदावार की मालियत होती है। आप इसका फॉर्मूला देखें कि कौमी आमदनी से क्या मुराद होता है कि अगर खालिस कौमी पैदावार में से आप बिला वास्ता इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो आप पर नहीं लगाए गए लेकिन आप उसको पे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ आपने आपने अक्सर, तो सेल टैक्स ये होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास क्या होती है? आपकी प्राइस जो होती है किसी भी, आप अपने घर में शैम्पू की बोतल उठा के देखें, उस पर लिखा होगा RS = 100 रुपये की बोतल है, प्लस उसके पास जो है GST जो है वो 10% है, तो टोटल प्राइस जो है, कीमत जो है उसकी वो क्या हो जाएगी? 110 रुपये। तो ये जो 10 रुपये है ना, ये क्या है? ये आपका बिक्री टैक्स है या आपका सेल टैक्स है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कौमी आमदनी में से, कौमी आमदनी क्या होती है कि खालिस कौमी पैदावार में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस कर दें और सब्सिडीज़ आने जो है वो जमा करते हैं। सब्सिडीज़ होती हैं जब आपको हुकूमत क्या कर रही होती है? छूट दे देती है, टैक्सों में छूट दे देती है। कि मतलब जिस तरह आजकल कोरोना क्राइसिस आया हुआ है तो क्या है, फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही हैं तो उन पे बिजली के टैक्सों में छूट दे दी। आप घरों में देखें कि हुकूमत ने क्या किया है, बिजली के टैक्सों में जो है वो छूट दे दी है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके आने होंगे, सब्सिडीज़ होंगी। अगर आप खालिस कौमी पैदावार में से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दें और आने जमा कर दें तो आपके पास क्या बन जाता है? कौमी आमदनी बन जाती। क्लियर हो गई ये बात? अब है शख्सी आमदनी। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है शख्सी आमदनी की किसी शख्स की आमदनी है। अब शख्सी आमदनी से मुराद होता है एक बंदा जो हर साल, मतलब अलग अलग हर पर्सन की आमदनी, मतलब आपके घर में अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग कमा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके फादर की इनकम क्या है, आपके भाई की इनकम क्या है, आपकी सिस्टर की इनकम क्या है, मतलब हर बंदे की अलग अलग इनकम। अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है कि एक डॉक्टर है जो वो एक साल में जो है वो ₹1,00,000 कमाता है, एक टीचर है वो 3 लाख कमा रहा है, एक वकील है वो 2 लाख कमा रहा है, ठीक है। इस तरह कोई बिजनेसमैन है वो 10 लाख कमा रहा है। तो हर
हर बंदे की जो अलग-अलग इनकम होती है वो क्या होती है, शख्सी आमदनी। अब शख्सी आमदनी में ना कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इंतकाली अदायगियाँ भी शामिल होती हैं। इंतकाली अदायगियाँ वो अदायगियाँ होती हैं जिसके बदले में आपको मेहनत नहीं करना पड़ती। जिस तरह हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में कि आपको जब कोई चीज़ आपको मेहनत करके मेहनत के मिल रही होती है तो वो आपकी मतलब माशी हजात होती है, और गैर माशी हजात जिनके लिए आपको तगोदो नहीं करनी पड़ती और आपको मिल जाती है। सेम इसी तरह इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं, ऐसी अदायगियाँ होती हैं जिनके बदले में आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, आपको मुफ्त में मिल गई। मतलब आपको ईदी मिल गई, या आपको स्कॉलरशिप मिल गया, आप पेंशन मिल गई, किसी ने गिफ्ट दे दिया, तो वो आपकी इंतकाली अदायगियाँ होती हैं। फिर उसके बाद है आपके पास शख्सी आमदनी में बराह रास्ता टैक्स भी शामिल होते हैं। फिर तीसरी बात क्या है कि शख्सी आमदनी में मुश्तरका सरमाया की कंपनियों के ऐसे मुनाफाजात शामिल नहीं होते जो हिस्सेदारों में तकसीम ना किए गए। मतलब वो मुनाफे जो तकसीम नहीं किए गए, बस रखे हुए हैं एक साइड पे, लेकिन अभी उनको डिवाइड नहीं किया पार्टनर्स में, तो वो भी शामिल नहीं होते। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि शख्सी आमदनी क्या होती है, बराबर होती है कौमी आमदनी। कौमी आमदनी में से इंतकाली अदायगियाँ जमा कर दें। बराह रास्ता टैक्स होते हैं वो टैक्स जो जिस बंदे पर लगाया जाता है वो वही उसको अदा करता है। मतलब मेरी इनकम जो है वो 5 लाख है, तो मेरी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो उसको मैं ही पे करूँगी, तो वो क्या होगा, बराह रास्ता टैक्स होगा। लेकिन अगर मैं उसको मैंने पे नहीं करना, कोई और बंदा पे करता है, तो वो होते हैं बिलावास्ता टैक्स, जिसे आपने सेल टैक्स और बिक्री टैक्स बोला था। और माइनस क्या हो जाएंगे, मुश्तरका सरमाया की कंपनियों के गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, शख्सी आमदनी। फिर उसके बाद होती है काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। मतलब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है कि शख्सी आमदनी मतलब सारे लोगों की मतलब अलग-अलग इनकम होती है, लेकिन उसमें आपके पास क्या होते हैं, टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपके पास काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी का फॉर्मूला है वाई माइनस टी। वाई क्या होती है, उस बंदे की आमदनी है, और टी क्या है, उस बंदे की आमदनी के टैक्स जो उस पर लगे हैं। मतलब जिस तरह अभी मैंने बोला कि मेरी इनकम जो है वो क्या है, 500 है। अब मेरी 500 इनकम पे मुझे 300 रुपये टैक्स लग गया, तो बाकी जो वाई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है वो कितनी हो गई, 200। मतलब ये 200 आमदनी जो है ये मेरी क्या कहलाएगी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहलाएगी, जिसे मैं अपनी मर्जी से जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फ़िक्स आमदनी क्या होती है, फ़िक्स आमदनी क्या होती है, औसतन फ़िक्स सालाना आमदनी ली जाती है। यानी कि एक मुल्क के लोग जो हैं उनकी एक फ़र्द की सालाना आमदनी कितनी है, औसतन सालाना